Good morning everyone. Welcome to my YouTube channel Medicowoman 2004. Today's topic is web. Complete web chapter. आई होप आप एक बार वेब कहीं ना कहीं से पढ़ चुके होंगे। ये आपका क्विक रिवीजन है। बहुत ही कम समय में पूरे चैप्टर को रिवाइज करेंगे। ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए स्टार्ट करते हैं वेब को। वेब से आप समझते क्या है? वेब एक्चुअल में होता क्या है भैया? कुछ ऑब्जर्व करें हम, कुछ ये सीक्वेंस होता है कुछ पार्टिकल का जो किसी डायरेक्शन में मूव करते रहते हैं। ये सबसे बेसिक चीज़ है वेव। ये है वेव दो प्रकार की होती है, एक मैकेनिकल वेव होती है, एक नॉन मैकेनिकल वेव होती है। मैकेनिकल वेव वो होती है जो किसी मीडियम की रिक्वायरमेंट रखती है कि मुझे ट्रेवल करने के लिए कुछ मीडियम चाहिए ही, चाहे वो वाटर हो, चाहे साउंड हो, चाहे एयर हो, यानी मीडियम इनको चाहिए। और नॉन मैकेनिकल वेव कुछ ऐसी वेव होती हैं इनको कोई मीडियम की ज़रूरत नहीं होती है, कि इनको कोई मीडियम की नीड नहीं होती है। अब बात करते हैं मैकेनिकल वेव की। तो मैकेनिकल वेव में दो प्रकार के वेव्स आते हैं, ट्रांसवर्स वेव आते हैं, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स आते हैं। और नॉन मैकेनिकल वेव्स में आते हैं मैटर वेव आते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आते हैं। पर हमको यहाँ पर क्या पढ़ना है? हमको मैकेनिकल वेव पढ़ना है, तो इसके बारे में ना ज़्यादा ध्यान देते हुए हम इस पे चलेंगे। ट्रांसवर्स वेव, आपका एक डाउट आएगा भैया ट्रांसवर्स वेव एक्चुअल में होता क्या है? वेव तो हम समझ लिए, कुछ पार्टिकल का प्रोपोगेशन था। ट्रांसवर्स वेव कुछ इस तरीके से समझो भाई कि आपका वेव का चलने का डायरेक्शन ये है और हर एक पॉइंट पे जो पार्टिकल हैं उनका मूवमेंट परपेंडिकुलर डायरेक्शन होता है, जस्ट लाइक एसएचएम, कि वो अपने पोजीशन पे रह के प्रोपागेट कर रहे हैं और वेव आगे की डायरेक्शन में चलती जा रही है, जस्ट परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ वेव। और ऐसे ही एनर्जी का फ्लो करते चले जा रहे हैं। लॉन्गिट्यूडनल वेव में वेव की डायरेक्शन के पैरेलल ही पार्टिकल्स मूव करेंगे और एनर्जी का ट्रांसफर करते हुए आगे बढ़े जाएंगे। ट्रांसवर्स वेव मेनली हमको सॉलिड्स में देखने को मिलता है, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स हमने मेनली सॉलिड्स एंड लिक्विड दोनों में देखने को मिलता है। नेक्स्ट टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मल्टीपल टाइम नीट में आया हुआ क्वेश्चन है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। वेलोसिटी ऑफ मैकेनिकल वेव, इसको कंपेयर करते हैं हम इलास्टिक फैक्टर बाय इनर्शियल फैक्टर से, अंडर रूट इलास्टिक फैक्टर बाय इनर्शियल फैक्टर। अब बात करते हैं वेलोसिटी ऑफ अ मैकेनिकल वेव ऑन अ स्ट्रिंग, इसको रिप्रेजेंट करते हैं अंडर रूट टेंशन, जो स्ट्रिंग में टेंशन लग रही है उस टेंशन बाई म्यू। म्यू इज नथिंग बट मास पर यूनिट लेंथ, कितना लेंथ है और मास कितना नीचे लटका हुआ है उसका, और टेंशन का रेशियो अंडर रूट में ये आपको बताएगा ऑन ए स्ट्रिंग। कई बार ये सीधे फार्मूले ही पूछ लिए जाते हैं नीट एग्जाम में। इन अ लॉन्ग बार, अब लॉन्ग बार की बात करते हैं, सॉलिड लॉन्ग बार है तो सॉलिड के लिए जनरली यंग मॉडुलस डिफाइंड है, तो हम यहाँ पर वेलोसिटी इज इक्वल टू अंडर रूट यंग मॉडुलस बाई रो, उस बार की डेंसिटी। लिक्विड केस में बात करते हैं तो लिक्विड केस में हम सेम ही चीज में बल्क मॉडुलस रख देते हैं बी। गैस की बात करते हैं तो गैस में यहाँ दो सिचुएशन आती है। क्या सिचुएशन आती है? न्यूटन सर ने ये कहा कि भाई गैस के केस में स्पीड ऑफ द पार्टिकल होना चाहिए अंडर रूट पी बाई रो, पर लैप्लास आइसोथर्मल कंडीशन में इन्होंने दिया था। लैप्लास सर ने कहा था आइसोथर्मल कंडीशन एक स्लो प्रोसेस है और गैस का ट्रैवलिंग स्पीड जो है वो हाई होता है, तो साउंड ट्रैवलिंग स्पीड इन गैस हाई होता है, इसलिए एक एडियाबैटिक प्रोसेस है। तो इन्होंने जो स्पीड का फार्मूला दिया उसमें गामा पी बाई रो रखा, अंडर रूट गामा पी बाई रो, और इस प्रोसेस को कहा कि ये प्रोसेस एडियाबैटिक प्रोसेस में होता है, और इन्होंने कहा आइसोथर्मल। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है किसने किस प्रोसेस में बताया इस प्रोसेस को, इन्होंने एडियाबैटिक बताया, इन्होंने आइसोथर्मल बताया। तो कुछ बेसिक चीज़ें जान लेते हैं। स्टैंडिंग वेव क्या होता है? दो आइडेंटिकल वेव जो एक दूसरे से अपोजिट डायरेक्शन में चलती हैं और बाद में जाके क्या हो जाती हैं? सुपर इम्पोज हो जाती हैं। इक्वेशन ऑफ मैकेनिकल वेव, मैकेनिकल वेव का इक्वेशन क्या होता है? नॉर्मल सिस्टम में हमने पढ़ा था पार्टिकल का क्या डिस्टेंस का पोजीशन का इक्वेशन होता है, वैसे ही ये है, बस थोड़ा सा डिफरेंस है, थोड़ा सा चेंज है। जैसे समझते हैं, दो कंडीशन लेते हैं। एक डिस्टेंस पार्टिकल की दी है ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, वाई पी डिस्टेंस ऑफ अ पार्टिकल फ्रॉम वाई डायरेक्शन, ए साइन ओमेगा टी प्लस एक्स। कई बार क्वेश्चन नीट में डायरेक्ट ये दे देता है कि वेव किस डायरेक्शन में प्रोपगेट कर रही है। इसके लिए मैंने एक ट्रिक बनाया है, जब भी अनलाइक चार्जेस होंगे तो आपकी वेव कहाँ पे जाएगी? पॉजिटिव डायरेक्शन में जाएगी। यहाँ पर यक्स है तो यक्स में जाएगी, यहाँ पे वाई है तो वाई में जाएगी।
इस केस में देखिए दोनों लाइक है, दोनों लाइक पॉजिटिव है, जो दोनों लाइक निगेटिव हो, तो आपकी वेव निगेटिव डायरेक्शन में ट्रेवल करेगी। यहाँ x है तो x में, y है तो y में, z है तो z में। बात करते हैं एंगुलर वेलोसिटी की या एंगुलर फ्रीक्वेंसी की बात करते हैं, तो उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं ओमेगा इज इक्वल टू 2π/t। वेव फैक्टर की बात करते हैं 2π/λ। वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल ω/a, वेलोसिटी ऑफ वेव ω/k, और इसको तोड़ने के बाद, इसको ब्रेक करने के बाद हमको मिला और λ/t टाइम। ये फार्मूले इंपॉर्टेंट है। इस चैप्टर से फार्मूले बेस्ड ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं, थ्योरेटिकल क्वेश्चंस कम आते हैं। जैसा कि आपको पता है डिस्टेंस का अगर रिप्रेजेंटेशन ये है तो आपको अगर वेलोसिटी निकालना पड़ेगा तो dy/dt आप कर दिए तो a ω cos ωt प्लस माइनस kx आपको मिल जाएगा। दो चीज़ें पढ़ते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ वेव, रिफ्रैक्शन ऑफ वेव क्या होता है। रिफ्रैक्शन ऑफ वेव आपके सिलेबस में नहीं है इसलिए डिलीटेड है। रिफ्लेक्शन ऑफ वेव क्या होता है, दो कंडीशन इसमें होती है, फ्री इंड होती है, फिक्स्ड इंड होती है। फ्री इंड समझिए जब दोनों तरफ से आपकी एक स्ट्रिंग, समझिए एक आपके पास स्ट्रिंग है, जब दोनों इंड फ्री है तो उसको जब आप वाइब्रेट करेंगे, ऊपर से ऐसे वाइब्रेट करेंगे तो दोनों इंड पे लास्ट और फर्स्ट इंड पे आपको क्रस्ट ही मिलेगा, और फिक्स्ड इंड के केस पे आपको क्रस्ट एंड ट्रफ मिलेगा। बात करते हैं अब डिटेल में स्टैंडिंग वेव एक्चुअल में होता क्या है, उसका इक्वेशंस रिप्रेजेंटेशन। स्टैंडिंग वेव जैसे कि हमने ऊपर देख लिया क्या था, अब क्या होता है, जैसे स्टैंडिंग वेव को समझने के लिए देते हैं, दो इक्वेशन है, दो वेव है, दोनों वेव अपोजिट डायरेक्शन में। कैसे पता चल रहा है, एक प्लस में एक माइनस में है, आपको पहले ही डायरेक्शन निकालना सिखा दिया। दोनों वेव सुपर इम्पोज किया, एम्पलीट्यूड उनका मिक्स कर गया और फर्दर एक न्यू इक्वेशन तैयार हो गया। आई होप आप ये जानते होंगे कैसे न्यू इक्वेशन फॉर्म होता है। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट बेस्ट टॉपिक आता है ऑर्गन पाइप, डिवाइस डेट वर्क बाय पोजेसिंग अ स्टैंडिंग वेव। जैसा कि ये स्टैंडिंग वेव का इक्वेशन है और ये वेव का रिप्रेजेंटेशन है नोड जहाँ एम्पलीट्यूड 0, एंटी नोड जहाँ एम्पलीट्यूड मैक्सिमम। बाकी ये रिप्रेजेंटेशन ध्यान से देख लीजिएगा, हाफ डिस्टेंस फुल डिस्टेंस का। बात करते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की, ओपन ऑर्गन पाइप जो दोनों तरफ ओपन हो, जैसा कि यहाँ पे फिगर में आप देख सकते हो, ओपन्स एट द बोथ इंड, दोनों इंड पे ओपन होता है। इसका मेन जो चीज़ें होती है तो इसका मेन फार्मूला होता है, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का फार्मूला v/2L होता है। अगर यही nth हार्मोनिक का फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी आप निकालते हैं तो nv/2L हो जाता है, nth हार्मोनिक है। अगर आपको हार्मोनिक का नंबर दिया है, ओवरटोन पूछा है तो n-1 कर देंगे ओपन ऑर्गन पाइप के केस में, तो आपको ओवरटोन मिल जाएगा। यहाँ पर इवन और ऑड दोनों हार्मोनिक होते हैं। बात करते हैं क्लोज्ड ऑर्गन पाइप में। क्लोज्ड ऑर्गन पाइप में एक तरफ से ओपन होगा, एक तरफ से क्लोज्ड होगा। इसकी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है v/4L होती है। जब nth हार्मोनिक के बारे में पूछ ले तो n v/4L हो जाती है। अब यहाँ पे हार्मोनिक देके अगर आपको ओवरटोन के बारे में पूछे तो nth हार्मोनिक इज इक्वल टू 2n+1 ओवरटोन। यहाँ पर केवल ऑड हार्मोनिक्स होते हैं। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही ज़्यादा, नीट में कई बार पूछा है। अब बात करते हैं बीट की, ये भी कई बार रिपीट होता है। बीट कुछ नहीं होता, डिफरेंस इन फ्रीक्वेंसी होता है। जैसे आप दो टाइप का इंस्ट्रूमेंट यूज़ कर रहे हैं, मान लीजिए एक ट्यूनिंग फॉर्क है, दूसरा गिटार है। ट्यूनिंग फॉर्क को आप बजा रहे हैं, उससे डिफरेंस फ्रीक्वेंसी आ रही है। ट्यूनिंग फॉर्क को बजा रहे हैं तो आपको डिफरेंस फ्रीक्वेंसी आ रही है। गिटार, ट्यूनिंग फॉर्क दोनों से डिफरेंस फ्रीक्वेंसी आ रही है, और उन फ्रीक्वेंसी के डिफरेंस को ही बीट्स कहते हैं। इसमें दो टाइप के क्वेश्चन आते हैं। एक नॉर्मली क्या आएगा, आपको दो इक्वेशन दे देगा, दो इक्वेशन देने के बाद आपको पूछ लेगा कि बीट कितनी है, बीट फ्रीक्वेंसी कितनी है, तो आपको दोनों की फ्रीक्वेंसी निकाल के माइनस कर देना है, या आप इस तरीके से कर भी सकते हैं। सेकंड टाइप का क्वेश्चन क्या होता है, आपको दो इंस्ट्रूमेंट्स दे देगा। जैसे कि मैंने एक गिटार लिया, दूसरा ट्यूनिंग फॉर्क लिया है। गिटार से जो साउंड प्रोड्यूस हो रहा है उसकी फ्रीक्वेंसी जो आ रही है 200 हर्ट्ज जा रही है। ट्यूनिंग फॉर्क से कितनी फ्रीक्वेंसी आ रही है नहीं पता है, क्वेश्चन मार्क, इसको हमको बताना है। और हमको क्वेश्चन में ये गिवन है कि दोनों का बीट या फ्रीक्वेंसी डिफरेंस जो है 8 बीट्स का है। और क्वेश्चंस में एक चीज़ और कह दिया है कि ये स्ट्रिंग जो है इसका टेंशन गिटार का हम कम कर रहे हैं। तो कुछ चीज़ें आप याद रखिए, जब स्ट्रिंग का टेंशन आप कम करते हैं तो बीट्स कम होती है, यानी फ्रीक्वेंसी कम होगी। ट्यूनिंग फॉर्क को अगर फाइल कर रहे हैं या शार्प कर रहे हैं तो फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करेगी। ट्यूनिंग फॉर्क को अगर वेस्ट कर रहे हैं तो फ्रीक्वेंसी डिक्रीज करेगी। तो यहाँ आप टेंशन कम कर रहे हैं गिटार की तो फ्रीक्वेंसी डिक्रीज करेगी।
तो 8 का डिफरेंस है तो 2 की पॉसिबिलिटी बनती है, ये तो 192 होना चाहिए तो 208 होना चाहिए, पर यहाँ पर आप टेंशन कम कर रहे हैं तो बीट्स कम होगा तो फ्रीक्वेंसी डिफरेंस कम होगा। तो डिफरेंस कम किस में होगा, 192 और 200 के बीच में, ना कि 208 और 200 के बीच में। थैंक यू सो मच। आई होप ये चैप्टर आपको समझ में आया होगा। अगर कोई भी डाउट हो तो आप ज़रूर से ज़रूर कमेंट करें, मैं ज़रूर रिप्लाई करूँगा। और इस चैप्टर पे अगर आपको क्वेश्चन चाहिए तो कमेंट कीजिए, बेस्ट क्वेश्चंस की सीरीज़ मैं ज़रूर लाऊंगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो।